दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। सही से समझने के लिए आप पिछली कहानी देख सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल है 1847। जून का महीना है, यानी आर्कटिक में गर्मी का मौसम है और बर्फ पिघलनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं। टेरर और एरेबस जहाज पिछले 1 साल से यहाँ फंसे हैं। जहाज के लोगों को उम्मीद थी कि इस साल गर्मियों में शायद बर्फ पिघल जाए और वो इस नरक से निकल पाए, मगर अफसोस, कुछ दिन पहले ही 2 लीड पार्टीज पश्चिम और पूरब में भेजे गए थे। दोनों ही बुरी खबर लाए, बल्कि एक हादसा भी हुआ। इनके एक लेफ्टिनेंट पर किसी जानवर ने हमला कर दिया। हड़बड़ी में इन लोगों ने एक एस्कीमो को शूट किया, जिसे वो जहाज पर ले आए। उसका इलाज ना हो सका और उसकी जान चली गई। उस आदमी की एक बेटी भी थी जो इस समय एरेबस पर है। तो इस बार शुरुआत होती है और हमें कुछ दिन बाद का समय दिखाया जाता है। उस जानवर का डर जहाजियों को सताने लगा था और हर वक्त कोई ना कोई जहाज के पहरे पर मौजूद रहता, मगर इन्हें मालूम नहीं था कि ये कोई भालू नहीं बल्कि कुछ और है, इनकी सोच से भी परे। आज पहरा देने के लिए सालोवन नामी मरीन खड़ा था। ये उस लीड पार्टी में भी मौजूद था जब उस जानवर ने हमला किया था और लेफ्टिनेंट गौर की जान चली गई। तब जॉर्जी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे यकीन है आज रात वो भालू फिर से नजर आएगा। सालोवन की ये ख्वाहिश थी कि जब उस भालू की शिकार के लिए टोली भेजी जाए तो वो उसका हिस्सा रहे। वो ये भी कहता है कि डॉक्टर गुडसर को नहीं पता उसने क्या देखा था, मगर मैं जानता हूँ वो क्या था। वो कोई भालू नहीं था। एरेबस जहाज पर उस एस्कीमो की लाश को उसी के कपड़ों में लपेटा जा रहा था। तभी उन्हें उसके कपड़ों में एक तिलिस्मिक चीज मिलती है जिसे वो हाथी दांत समझते हैं, और कीमती भी। वो एक जानवर के आकार में बना था। ना वो भालू लग रहा था, ना ही कोई इंसान। खैर, उस समय गुडसर आते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि इस आदमी के सामान को अंदर ही रखो। लाश के साथ ये जो चीजें इस आदमी के कपड़ों से निकले थे, ये इसलिए इसने अपने पास संभाल के नहीं रखे थे कि ये बहुत कीमती थे। भला की स्कीमों से इससे क्या लेना देना, क्योंकि यहाँ पैसों का लेन देन तो नहीं होता। मगर बात कुछ और थी, क्योंकि जब जहाज का एक व्यक्ति नाइफ को उसके पिता का सामान दे रहा था तो नाइफ बाकी चीजों की भी मांग करती है, मगर उसे लाश के साथ ही बांध दिया गया था। उसी दिन नाइफ उनके जहाज से भी चली गई, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जाती, बल्कि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ से ये दोनों जहाज नजर आते थे। जहाँ वो खड़ी थी वहाँ वो एक दायरा बना देती है, जैसे ये दायरा उसका सुरक्षा करेगा। अब ऐसा उसने क्यों किया ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। अभी के लिए ये सब एक राज रहेगा। लाश को दफनाने के लिए बाहर बर्फ में आग की मदद से गड्ढा खोदा गया था। मिस्टर गुडसर को ये सब ठीक नहीं लगता। उनके मुताबिक स्कीमों के अंतिम संस्कार का तरीका बहुत ही अलग होता है और उनके लिए पवित्र भी, मगर ये सब सर जॉन के ऑर्डर पर हो रहा था, इसलिए वो लोग लाश को गड्ढे में फेंक देते हैं। टेरर पर ऑफिसर्स फ्रांसिस से इसी मामले पर बात कर रहे थे। थॉमस कहता है कि अगर वो लड़की अपने लोगों तक पहुंच गई तो हो सकता है कि वो हमसे बदला लेने आए। फ्रांसिस कहता है कि इस डर से हम लड़की को भी गड्ढे में डाल देते क्या? हम कोई जानवर नहीं है। मैं पहले भी आर्कटिक आ चुका हूँ और मेरा इस लोगों से बुरा रिश्ता नहीं रहा। वो लड़की हमारी कैदी नहीं थी। जिस पर मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं, जितने मुश्किल यहाँ के हालात है वो लोग बदला लेने के बजाय जिंदा रहने के संघर्ष में होंगे। पिछले 1 साल यहाँ फंसे रहने से अब इन लोगों के दिमाग पर बुरा असर हो रहा था, यहाँ तक कि सर जॉन पर भी। उसे इस अभियान से पहले का समय याद आता है जब उसकी काफी बेइज्जती हुई थी, जब वो नाकाम होके लौटे थे। मगर किस्मत ने दोबारा उसे मौका दिया और उसकी पत्नी भी यही चाहती थी कि वो एक महान काम करे और दुनिया उसे याद रखे। अपनी जान से ज्यादा सर जॉन को अपनी लक्ष्य की परवाह थी। अब कहानी के दौरान सर जॉन को वो समय याद आता है जब वो अभियान पर आने से पहले कैप्टन जॉन रॉस से मिले थे। जॉन रॉस ही उन पहले लोगों में से थे जो आर्कटिक में इस नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढने के लिए आए थे, मगर वो नाकाम होके चले गए। खैर, सर रॉस पूछते हैं कि तुम्हारी योजना क्या है जॉन? मान लीजिए कि आपके जहाज बर्फ में फंस गए हो तो, जिस पर सर जॉन कहते हैं कि हमारे पास 3 साल का तो राशन है, अगर सख्ती हुई तो 5 साल तक भी गुजारा कर सकते हैं। सर रॉस पूछते हैं कि मुझे रेस्क्यू प्लान बताइए, आपका रेस्क्यू प्लान क्या होगा? जिसका जवाब सर जॉन के पास नहीं था, क्योंकि फ्रैंकलिन ने रेस्क्यू के बारे में सोचा ही नहीं।
उसे खुद को और शर्मिंदा नहीं करना था। और भला इतने मजबूत जहाज और इतना बड़ा क्रू अगर किसी के पास हो तो नाकामी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। सर रॉस कहते हैं कि अगर ऐसा रहा तो तुम्हारी जान नहीं बच पाएगी। वहाँ कुछ नहीं उगता, ना कोई मदद आती है, वहाँ अपने ही जूतों को काना पड़ेगा तुम्हें। तब्बूक से बेहाल 134 लोग आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे और तब आपके सबसे करीबी लोग ही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा होंगे। और जैसे अब इनके हालात चल रहे हैं, लगता तो यही है कि सर रॉस की बात सच हो जाएगी। यही डर फ्रैंकलिन को अंदर से खाए जा रहा था और सबसे बड़ा दुख उसे ये था कि अब फ्रांसिस इनसे मिलने भी नहीं आते। खैर, खाना खाने के बाद सर जॉन कहते हैं कि मैं कल एक डिवाइन सर्विस ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। दोनों जहाजों के लोगों का आना इसमें जरूरी है, सिवाय उन लोगों के जो बालू के पहरे पर तैनात है। उनका ध्यान नहीं भटकना चाहिए। जिसके बाद हम सर जॉन को अपने केबिन में देखते हैं। वो लेफ्टिनेंट ग्राहम गोर के सम्मान में एक भाषण लिख रहे थे। तब फ्रांसिस आकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप अपने दोस्त की मौत पर दुखी है, लेकिन वक्त की मजबूरी को देखते हुए मैं दक्षिण की तरफ एक स्लेज पार्टी हडसन बे आउटपोस्ट तक भेजना चाहता हूँ। इस बार किसी सुराख के लिए नहीं, बल्कि बचाव के लिए। ये सुनकर सर जॉन को अच्छा नहीं लगता। कहते हैं कि ये जगह 1300 किलोमीटर दूर है, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। फ्रांसिस उसे कहते हैं कि आप हालात की गंभीरता को समझने की कोशिश करें। अगर बसंत तक मदद आ जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, वरना अगर हमें एक और साल यहाँ सर्दियाँ गुजारनी पड़ गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर जॉन गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम ये सब कहकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो। मुझे मत सिखाओ कि एक कप्तान की जिम्मेदारियां क्या होती है, और वैसे भी तुम खुद एक बहुत गलत इंसान हो। तुम्हारे अंदर गलत आदतें हैं, लेकिन तुम एक सीनियर ऑफिसर हो, इसलिए वो आदतें किसी को नजर नहीं आती। लेकिन सच तो ये है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, और आज तुम जिस हाल में हो उसके लिए तुम दुनिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हो। लेकिन मेरी एक बात सुन लो कि मेरी सहने की भी एक सीमा है, और वो सीमा अब खत्म हो रही है। हमें चाहिए कि हम अपने मतभेद को बुलाकर अपने रुतबे का ख्याल रखें। ये सब हमें रॉयल नेवी ने ही दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बदले में उन्हें भी कुछ दे। उस समय फ्रांसिस की बहुत बेइज्जती होती है। गुस्से से उसका सर फट रहा था, क्योंकि सिर्फ 8 लोगों की ही तो बात थी। और अगर फ्रांसिस की बात सच निकली, अगर 1 साल बाद भी बर्फ नहीं पिघली, जो कि मुमकिन नहीं था क्योंकि 2 साल की सर्दियों वाली बर्फ की परत काफी मोटी होगी, तो इनकी मौत तो निश्चित है। मगर फ्रैंकलिन एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता। वो जज्बाती फैसला कर लेता है, क्योंकि वो दोबारा नाकाम होकर लौटना नहीं चाहते थे। फ्रांसिस बाहर आता है तो देखता है कि जेम्स उनकी ये बातें सुन रहा था, जो फ्रांसिस को और भी बुरा लगता है। एयरबस से बाहर आने के बाद फ्रांसिस मिलता है मिस्टर ब्लैंकी से। इस बारे में सबसे चुप कर वो उनसे बात करते हैं। फ्रांसिस उसे कहते हैं कि हमारे सबसे काबिल और भरोसेमंद लोगों की एक लिस्ट बनाओ। मैं खुद पार्टी को लीड करूंगा। अगर हम नाकाम भी हो गए तो इल्जाम मुझ पर आएगा। वैसे भी सर जॉन को समझने में तो हफ्ते लग जाएंगे, और हमारे पास तो कुछ दिनों का भी समय नहीं। मैं जल्द से जल्द रवाना होना चाहता हूँ। शायद रास्ते में मुझे स्कीमो गाँव भी मिल जाए। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा मदद लाने की। ब्लैंकी कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मुझे जाने दीजिए। मगर ब्लैंकी बर्फ के मिजाज को पढ़ सकता था, ऐसे वो बाकी लोगों की मदद कर सकता था। फ्रांसिस आगे बताता है कि हम लोगों से झूठ बोलेंगे कि हम शिकार पर जा रहे हैं, उन्हें शक भी नहीं होगा। ब्लैंकी कहता है कि जब सर जॉन को पता चलेगा वो तो आपका खून पी जाएंगे, और शायद बाद में रॉयल नेवी भी, अगर हम बच गए तो। फ्रांसिस कहता है कि पी जाए खून, मुझे परवाह नहीं, लोगों को बचाना ही मुझे जरूरी लगता है। नीचे रसोई में टेरर का बावर्ची गिबन्स एयरबस के बावर्ची मिस्टर वॉल से खाने को लेकर बात करने आए थे। वो बताते हैं कि केन्स में मौजूद खाना सड़ रहा है। मैं यहाँ पूछने आया हूँ कि अगर यहाँ भी यही हाल है तो तुमने इसका कोई हल जरूर निकाला होगा, इसलिए भाईचारा दिखाओ और मुझे बताओ इसका हल क्या है, वरना हम दोनों मिलकर ही इसका कोई समाधान निकाल लेंगे। जिस पर मिस्टर वॉल्स उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि इसमें नमक डालो। ये इस बात को तो बहुत हल्के में ले रहे थे, मगर खाना खराब होना एक बहुत बड़ी बात थी, और आगे तो हालात और भी बदतर हो जाएंगे।
बाहर लेफ्टिनेंट एरविंग मिस्टर हिकी के पास आते हैं। वो कहते हैं कि गिब्सन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने उन्हें वो गलत काम करने पर मजबूर किया, इसलिए मेरी बात गौर से सुनो। समुंदर वो जगह है जहां हम ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जीवन की शुरुआत पानी से ही हुई थी। यहाँ हम दुनिया की हर एक लालच से दूर है, इसलिए पाप को धो लो इससे पहले कि देर हो जाए। याद है ना, मिस्टर हिकी और गिब्सन जहाज के तहखाने में गलत काम कर रहे थे और लेफ्टिनेंट एरविंग ने उन्हें पकड़ लिया था। एरविंग एक धार्मिक इंसान थे और उन्होंने कैप्टन को नहीं बताया, वरना दोनों को ही सख्त सजा होती। अब मिस्टर हिकी को इस बात से गुस्सा आया था कि गिब्सन ने उसे फंसा लिया कि वो बुरा है और गलत काम के लिए उसने उसे मजबूर किया। तो गुस्से में वो गिब्सन के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझे बुरा बना दिया। गिब्सन उसे कहता है कि गलत मत समझो, मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता था, ये तो बस हम दोनों को जिंदा रखने की एक कोशिश थी। हिकी कहता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। कुछ दिन पहले सर फ्रांसिस ने मुझे एक ड्रिंक ऑफर की थी, बात की उन्होंने मुझसे, शायद उन्हें मुझ में कुछ दिखा था। हिकी का रुतबा सबसे कम था तो उन्हें बहुत कम इज्जत मिलती, बल्कि मिलती ही नहीं। इस जमाने में रेसिज्म कोई बड़ी बात नहीं थी। मिस्टर हिकी की बातों से ये लग रहा था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। अब अगली सुबह सर जॉन उस टेंट का जायजा लेने जाते हैं जिसे भालू के शिकार के लिए लगाया गया था। चारे के लिए जहाज के चूहों को मारकर लटकाया था और 4 से 5 लोग बंदूक लिए भालू के इंतजार में बैठे थे। सर जॉन उनका हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। जिसके बाद गुडसर सभी के ग्रुप फोटो लेते हैं। अब ये सभी टेंट में बैठे थे कि तभी बाहर पहरे पर खड़ा आदमी टेंट के ऊपर गिरता है और वो देखते हैं कि उसका सर धड़ से अलग था। सभी बौखलाकर चारों तरफ गोलियां चलाने लगे, मगर उन्हें सिर्फ उस जीप के गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये भयानक मंजर देखकर सर जॉन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जीप उन्हीं के पीछे था। उस समय फ्रांसिस टेरर में बैठा था। सर जॉन के लिए अपना रिजाइन लेटर लिख रहा था क्योंकि आज रात वो कुछ लोगों के साथ यहाँ से निकल जाता। गोलियों की आवाज सुनकर फ्रांसिस सैनिक भेजने के आदेश देता है। सर जॉन एरबस से मदद मांग रहे थे, मगर वो मदद को पहुंचा पाते इससे पहले ही उस जीप ने सर जॉन पर हमला कर दिया। वो उनकी एक टांग काट देता है और फिर उसे घसीटते हुए उसी गड्ढे में फेंक देता है जिसमें उस स्कीमो की लाश को फेंका गया था। एक दर्दनाक मौत के सिवा ये कुछ नहीं था। अपने आखिरी समय पर सर जॉन को अपनी पिछली जिंदगी की यादें आने लगी। जेम्स जब अपने साथियों के साथ पहुंचा तो उन्हें आसपास सिर्फ खून ही खून नजर आया। सर जॉन की टांग ही बची थी वहां, बाकी वो उस गड्ढे में थे जिससे उसे निकालना नामुमकिन था। कुछ समय बाद हम देखते हैं सर जॉन की कटी हुई टांग को कॉफिन में रखा गया क्योंकि उनका शरीर पानी में गायब हो चुका था। जहाज पर सभी घबराए हुए थे, अपने कप्तान को लेकर दुखी भी थे। मरीन्स इस बारे में बात कर रहे थे कि उस स्कीमो के मरने के बाद ही ये सब शुरू हुआ। एक नाविक कहता है कि वो एक भालू है और वो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करता है। भला वो हमारे बेहतरीन लोगों को कैसे निशाना बना रहा है, उसे कैसे पता चलता है वो तो एक जानवर है। इस सब का उस स्कीमों से कोई लेना देना नहीं हो सकता। मगर क्या वाकई ऐसा था? क्या वाकई ये सिर्फ एक आम भालू था या कोई जानवर? खैर, मरीन सर जॉन के सम्मान में एक अलविदाई गीत गाते हैं जहां सभी एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए नजर आए। अब सर जॉन की मौत के बाद अभियान की सारी जिम्मेदारी फ्रांसिस क्रोजियर की थी, इसलिए शाम को सभी ऑफिसर्स की मीटिंग में फ्रांसिस मिस्टर ब्लैंकी को आदेश देते हैं कि वो रेस्क्यू पार्टी को लेकर दक्षिण की ओर निकल जाए और लेफ्टिनेंट फ्यूरिया पार्टी को लीड करेंगे। सर जॉन की मौत से जेम्स बहुत ही भावुक था। वो गुस्सा होकर कहते हैं कि हमने सर जॉन को खो दिया है, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कम से कम एक दिन के लिए हमारे लोगों को शोक मनाने दीजिए। फ्रांसिस कहता है कि ठीक है, मगर उसके बाद वो जाएंगे। और अगली सुबह पूरा क्रू सर जॉन को श्रद्धांजलि देता है। फ्रांसिस सर जॉन का लिखा हुआ वो भाषण सुनाते हैं जो उन्होंने लेफ्टिनेंट गौर के लिए लिखा था, जिसके बाद 8 लोगों की टोली अपने मिशन पर निकल पड़ती है। इस रेस्क्यू पार्टी को याद रखे, ये मदद के लिए गई है क्योंकि ये लोग बुरे फंसे हैं। मगर इसी बीच जब सभी लोग बाहर खड़े थे, मिस्टर हिकी अपना बदला लेने पहले तो जॉर्ज के केबिन में जाता है और अपना पैंट उतारकर उसके बेड पर बैठ जाता है। शायद वो बेड को गंदा करना चाहता था, बल्कि उसे फ्रांसिस का लिखा हुआ लेटर भी मिल गया जिसे वो पढ़ लेता है।
ये छोटी छोटी बातें कहानी के आखिर में समझ आने लगेगी और ये क्लू भी है। अंत में हम नाइव को देखते हैं, उस स्कीमो लड़की को जो एक इग्लू में बैठी अपने हथियार की धार तेज कर रही थी। इग्लू मतलब बर्फ का बना घर। तभी उसे किसी जीप के गुर्राने की आवाज आई। वो घबराते हुए खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वो जीप वहां से चला गया। नाइव बाहर आकर देखती है तो वहां एक मरी हुई सील पड़ी थी, यानी वो जीप नाइव के लिए खाना लाया था, मानो जैसे वो उसका पालतू हो। वो जीप जिसे ये लोग टुनबा कहते हैं, वो नाइव के लिए ये सब क्यों कर रहा था? इसके पीछे क्या राज हो सकता है, ये आगे जानेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ये कहानी कंटिन्यू है।